वेलकम बैक गाइस, वापस से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी का बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर, जिसमें मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कैसे ये चैप्टर एक लिंक है, एक बॉन्ड है केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो इसमें जो इसका बायोलॉजी वाला पोर्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैं जो है कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इसका थियोरेटिकल पोर्शन आप एक अलग साइड कर दो और जो इसका समझने वाला पोर्शन है, जो इसके बॉन्ड्स वाला पोर्शन है, वो आपको जो है केमिस्ट्री में समझ में आएगा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे या पढ़ने वाले होंगे। तो लास्ट टाइम इसमें मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट टाइम मैंने आपको इसमें प्रोटीन्स के बारे में तो सब बता दिया है ना। लास्ट टाइम मैंने आपको इसमें प्रोटीन्स के बारे में तो सब बता दिया, ज्वेटर आयन भी बता दिया, अमीनो एसिड्स भी बताए। अमीनो एसिड के बाद प्रोटीन का डीनेचुराइजेशन भी बताया। प्रोटीन का ये जो स्ट्रक्चर है ये आप देखने वाले हो जब आप पढ़ोगे क्या, जब आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, बायोमोलिक्यूल्स इन केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल इन केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल इन केमिस्ट्री। तब आप ये पूरा जो है इसके बारे में जानने वाले हो कि ये कैसे पॉलीपेप्टाइड वाला, ये कैसे ये अल्फा हीलिक्स बनता है, कैसे बीटा प्लीटेड शीट बनती है, कैसे ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है और कैसे ये और कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हो जाता है क्वाटरनरी में। तो ये सब आप जानने वाले हो वहां पर। इसके अलावा आप इसमें जो है मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स और फंक्शन बताए थे, जिसमें से आपको सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, अगर टिक मार्क वाला क्वेश्चन आया नीट में भी सबसे ज्यादा ये आता है, लोग इसका ये काम भूल जाते हैं, ग्लूट फोर। अच्छा, बात करते हैं लिपिड्स की। तो लिपिड्स कंपोज्ड ऑफ है तीन चीजों से। लिपिड्स कंपोज्ड ऑफ है तीन चीजों से। लिपिड्स के बारे में यही बात कर देते हैं मेन, है ना। लिपिड्स कंपोज्ड ऑफ है तीन चीजों से। पहला, या तो वो ग्लाइकोजन का हो सकता है, कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोजन, कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोजन ना, या तो उसमें ग्लाइकोजन हो सकता है, और या एक काम करते, ग्लाइकोजन ऐसे नहीं, ग्लाइकोजन इधर नहीं आएगा, ग्लाइसरोल है, ग्लाइसरोल, या तो उसमें ग्लाइसरोल हो सकता है, या तो उसमें ग्लाइसेरोल हो सकता है, इधर एक कंफ्यूजन नहीं, ग्लाइसेरोल, या फिर उसमें हो सकता है एक फैटी एसिड्स, या तो उसमें हो सकते हैं फैटी एसिड्स, या फिर उसमें हो सकते हैं बोथ, या तो उसमें हो सकता है ग्लाइसेरोल, या हो सकता है फैटी एसिड्स, या हो सकते हैं दोनों। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब बताते हैं, है ना, ग्लाइसेरोल, फैटी एसिड्स और बोथ। अब देखो, अब इसको एक काम करते हैं, ये फैटी एसिड्स जो हैं, इसमें क्या होता है, जो आर होता है, आर अटैच होता है कार्बोक्सिल ग्रुप से, आर अटैच टू कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब आर सी ओ ओ एच, ये। अच्छा, अब इसमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप है आर सी ओ ओ एच, इसमें आर की जगह कार्बन लग सकता है। आर कैन बी आर कैन बी आर कैन बी रिमूव्ड या रिप्लेस्ड, हाँ रिप्लेस ज्यादा बेटर है। आर कैन बी रिप्लेस्ड, आर कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 to 19 कार्बन यूनिट्स, 2 to 19 कार्बन यूनिट्स। मतलब कि ये जो आर है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं कन्वर्ट या रिप्लेस कर सकता हूं, किससे, 2 या 19 कार्बन की यूनिट से, मतलब इसमें मैं कार्बन अटैच कर सकता हूं। ठीक है, अब आते हैं जरा इधर कुछ एग्जांपल्स पे। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है पाल्मिटिक एसिड, फैटी एसिड है एक, पाल्मिटिक एसिड, ये एक फैटी एसिड है। इसके अंदर 16 कार्बन कंपाउंड, 16 कार्बन के एटम्स होते हैं, इसके अंदर 16 कार्बन के एटम होते हैं। और एक और है इसमें जिसका नाम है अरैकिडोनिक एसिड, अरैकिडोनिक एसिड, अरैकिडोनिक एसिड। ये अरैकिडोनिक एसिड में क्या होते हैं, इसमें होते हैं 20 कार्बन एटम, 20 कार्बन एटम। अब सर बोलोगे कि हाँ तो 20 हो गए, और आपने कहा था ये आर तो 2 और 19 कार्बन एटम से ही हो सकता है।
इसमें सिर्फ 2 से 19 कार्बन यूनिट्स ही तो जुड़ सकती है, तो अराकिडोनिक में 20 कैसे? तो बच्चों तुम क्या भूल रहे हो? तुम इसको तो भूल रहे हो, ये जो COOH है इसका C कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, यहीं रहेगा, वो भी तो गिना जाएगा। तो ये 16 इस वाले COOH के ग्रुप को मिला के ये 16 और इसी COOH के ग्रुप को मिलाकर यहाँ 20, मतलब इसमें ऑलरेडी ये जो R है, R रिप्लेस होता है 19 से ही, बट इसको मिलाकर यहां पर 20 कार्बन यूनिट्स होते हैं। ये आपको यहां समझ में आ गया फैटी एसिड्स के बारे में। अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं ना, इधर आते हैं वापस से फैटी एसिड्स, है ना। इनमें दो चीजें आपने पढ़ी होंगी, इनमें दो चीजें आपने पढ़ी होंगी। एक बार मैं अगला पेज देख लूं क्या है। हाँ ठीक है, इसमें कैन बी ऑफ डबल बॉन्ड, कैन बी ऑफ डबल बॉन्ड, उनमें या तो डबल बॉन्ड होता है, कैन बी ऑफ डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड मतलब ये वाला बॉन्ड, है ना, पढ़ा होगा ना फैटी एसिड्स, मतलब ये तो शायद कार्बोनेटेड कंपाउंड ही हो रहा है ना, ये तो शायद कार्बोनेटेड कंपाउंड हो रहा है। अब अगर इनमें डबल बॉन्ड है और कैन नॉट बी ऑफ डबल बॉन्ड, कैन नॉट बी ऑफ डबल बॉन्ड, या तो उनमें डबल बॉन्ड एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा, है ना, डबल बॉन्ड नहीं है। अब अगर इनमें डबल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने पढ़ा हुआ डबल बॉन्ड है तो या तो इसमें डबल भी हो सकता है या ट्रिपल भी हो सकता है। तो इन्हें क्या बोलते थे? इन्हें बोलते थे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इन्हें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते थे। और इन्हें क्या बोलते थे? सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और उन्हें बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये आपको यहां पता चल गया। अच्छा, अब यहां बात करते हैं फॉस्फोलिपिड्स की, मतलब लिपिड्स विच कंटेन फॉस्फोरस, लिपिड्स विच कंटेन, लिपिड्स विच कंटेन फॉस्फोरस, मतलब वो लिपिड्स जिनमें फॉस्फोरस होता है। इसमें एक एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में गिवन है, एग्जांपल आपको इसका जो है वो जरूर से याद रखना है, वो है लेसिथिन, वो है लेसिथिन। लेसिथिन वो एग्जांपल है जो आपको इसमें फॉस्फोलिपिड में याद रखना है। अच्छा, अब इसके बारे में, लिपिड्स के बारे में कुछ और, कि जो ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स have low melting point, have low melting point, have low melting point than fats, उनमें फैट्स से ज्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, अब एक चीज और, जो हमारे ब्रेन में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लिखते, लिपिड्स प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, lipids present in our brain, present in our brain, lipids present in our brain have more complex structure, उनका और भी ज्यादा more complex structure, उनका और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रक्चर होता है, उनका और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ये है लिपिड्स के बारे में सारी जानकारी जो हमको दी है। एक बार मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ ताकि आप जो सब देख पाए मैंने क्या कैसे कैसे लिखा है। जिनमें डबल बॉन्ड नहीं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड, जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता वो सैचुरेटेड। ये आपको जो है जरूर से याद रख लेना है। अब हम मूव कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे, अब हम मूव कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। इनका क्लासिफिकेशन हमें देखना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। सीधी लाइन खींच क्यों नहीं रही? अब भी नहीं खींची। हाँ चलो, तो ये होते हैं तीन तरीके के, ये होते हैं तीन तरीके के। पहला जिन्हें हम कहते हैं, ये तो बच्चों को पता ही होगा, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड,
फिर आते हैं ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और फिर आते हैं पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ये 3 तरीके के इसके होते हैं टाइप्स हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर। हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पार्ट, ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पार्ट, इनटू स्मॉलर यूनिट, मतलब एक यूनिट उसको और छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़ दिया, मतलब एक रोटी ली, रोटी के टुकड़े कर दिए, वो उसका हाइड्रोलिसिस का एक सिंपल सा घरेलू एग्जांपल। तो मोनोसेक्राइड, तो मोनोसेक्राइड की बात करते हैं। मोनोसेक्राइड में क्या है, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, मतलब ये ऑलरेडी इतना छोटा है कि इसको और टुकड़े में नहीं बांट सकते, विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, और फर्दर हाइड्रोलाइज करना मुमकिन ही नहीं बन रहा, फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। ये होते हैं मोनोसेकेराइड, इन्हें कहते हैं मोनोसेकेराइड। अच्छा, अब बोलोगे एग्जाम्पल, है ना, हर बच्चे को चाहिए होता है एग्जाम्पल, तो उन्हें देते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे बेसिक ग्लूकोज, फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6, है ना। ग्लूकोज का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज एक बेस्ट एग्जाम्पल है, उल्टा बोल दिया। आते हैं ओलिगोसेकेराइड पे, आते हैं ओलिगोसेकेराइड पे। ओलिगोसेकेराइड के बारे में क्या बातें हैं, विच कैन हाइड्रोलाइज, एक बार पेन चल रहा है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा शायद, थोड़ा तो कलर चेंज करते, थोड़ा लाइटर कलर लेकर आते हैं, इधर लिखते हैं विच कैन हाइड्रोलाइज, विच कैन हाइड्रोलाइज इनटू 2 to 10 यूनिट्स, मतलब वो 2 से 10 यूनिट्स में ही हाइड्रोलाइज हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता बट थोड़ा तो हो ही जाएगा। तो इसमें जो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको इधर बता सकता हूं, एग्जांपल इधर आप लिख सकते हो मैनोज, वहां ग्लूकोज, यहां मैनोज, ग्लूकोज मैनोज। अच्छा, अब इधर आते हैं अपने बेस्टेस्ट वे पे, जो कि है हमारा प्यारा पॉलीसेकेराइड। वो क्या है, विच कैन हाइड्रोलाइज, ये तो अब बच्चा बच्चा बता देगा, विच कैन हाइड्रोलाइज इनटू मैनी यूनिट्स, इनटू मैनी यूनिट्स, मतलब ये बहुत ज्यादा ही हाइड्रोलाइज हो सकता है, इनसे हम ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल मैं इधर दे पाऊंगा वो दूंगा मैं स्टार्च, स्टार्च मेड अप ऑफ ग्लूकोज, मेड अप ऑफ ग्लूकोज, मेड अप ऑफ ग्लूकोज। ये भी आपको पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ये आपको जो है पता चल गया। अब आते हैं जरा रिड्यूसिंग नेचर, इधर बात करते हैं जरा रिड्यूसिंग नेचर की, और फिर बात करेंगे टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी की। तो जरा इसे काटते हैं जरा बीच से, है ना। इधर बताते हैं रिड्यूसिंग नेचर, इधर बताते हैं ये रिड्यूसिंग नेचर क्या है। तो इसमें 2 चीजें होंगी, इसमें भी 2 चीजें होंगी। पहला, या तो ये हो सकते हैं रिड्यूसिंग, मैंने ऊपर रिड्यूसिंग एंड सिर्फ रिड्यूसिंग नेचर लिखा है, तो या तो रिड्यूसिंग हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, ये या तो रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग। अब जो रिड्यूसिंग होते हैं, मतलब आपके पास 2 तरीके के रिएजेंट होते हैं, टोलन और फेलिंग, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम थे जिन्होंने वो रिएजेंट बनाया था। तो अगर हम इस कार्बोहाइड्रेट को, इस शुगर को, कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर जिससे एनर्जी मिलती है, हम अगर इस शुगर को टोलन और फेलिंग टेस्ट में लेकर जाएंगे, है ना, तो ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट, रिएक्ट विद, रिएक्ट विद टोलन एंड फेलिंग रिएजेंट, विद टोलन एंड फेलिंग रिएजेंट,
टोलन एंड फेलिंग रिएजेंट, टोलन एंड फेलिंग reagent. These sugars are known as reducing sugars. अबे reducing sugars का एग्जाम्पल क्या है? सारी शुगर्स reducing sugars होती हैं, है ना, बस एक नहीं होती और उसका नाम है सुक्रोज. All sugars are reducing sugars. All sugars are reducing sugars. सारी शुगर्स ही reducing है, reducing sugars. एक्सेप्ट क्या नहीं है? एक्सेप्ट सुक्रोज, एक्सेप्ट सुक्रोज. सुक्रोज नहीं है एक क्या? रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज नहीं है. अच्छा, अब बात करते हैं जरा नॉन रिड्यूसिंग की. जाहिर सी बात है, नॉन रिड्यूसिंग कौन सी होगी? नॉन रिड्यूसिंग होगी डिड नॉट रिएक्ट विद, डिड नॉट रिएक्ट विद टोलन एंड फेलिंग रिएजेंट, एंड फेलिंग रिएजेंट. टोलन और फेलिंग रिएजेंट के साथ ये लोग रिएक्ट नहीं करते. तो जब मैंने बता दिया कि सारी शुगर्स ही रिड्यूसिंग है, सिर्फ एक नहीं है, वो है सुक्रोज. तो सुक्रोज कहाँ जाएगी? प्रोटीन्स में नहीं, वो जाएगी नॉन रिड्यूसिंग शुगर में, हो जाएगी नॉन रिड्यूसिंग शुगर में. तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आई सुक्रोज, अकेली है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में. अब बात करते हैं जरा टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी की. टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी किधर? इधर, इधर ही बात कर देते है ना, इधर ही बात कर देते. तो टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी में आती हैं हमारे पास वापस से दो चीजें ना. पहली, जिनका स्वीट होता है टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, soluble in water, soluble in water, soluble in water. और अगला है ना, स्वीट होते हैं टेस्ट में, soluble होते हैं वाटर में. एग्जाम्पल में क्या है? मोनो सैकराइड, मोनो सैकराइड और पॉली सैकराइड, और पॉली सैकराइड, पॉली, तो सॉरी पॉली नहीं, ओलिगो. यहाँ पर इसे हटा के ओलिगो लिखना है. ये चीज़ का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहता है. ओलिगो सैकराइड, ओलिगो सैकराइड्स, पॉली मोनोसैकराइड एंड ओलिगोसैकराइड. ये क्या है हमारे पास? जो स्वीट हैं और सॉल्युबल हैं. अगली चीज जो है नॉट स्वीट, जो कि है नॉट स्वीट, नॉट स्वीट इन टेस्ट, मतलब वो मिठास में नहीं है, उनमें कोई मिठास नहीं है, और वो सॉल्युबल भी नहीं होती. नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में घुलती भी नहीं है. एग्जाम्पल पॉली सैकराइड, पॉली सैकराइड. पॉलीसैकराइड क्या है? नॉट स्वीट, यानी नॉट स्वीट या नॉट सॉल्युबल इन वाटर. नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर्स आपको पता चल गई. आते हैं मोनोसैकराइड पे, आते हैं मोनोसैकराइड पे. इसमें दो तरह की होती है, इसमें दो तरह की होती है. पहली होती है एल्डोज शुगर, पहली होती है एल्डोज शुगर. एल्डोज शुगर मतलब ये वो शुगर है जिनमें होता है फ्री, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप. एल्डिहाइड ग्रुप होता है इनमें फ्री, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है. ये होता है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप. एल्डिहाइड ग्रुप मतलब CHO का बॉन्ड इनमें फ्री होता है, CHO का बॉन्ड इनमें फ्री होता है. और ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें जो शुगर बनती है वो होती है हेक्सोज शुगर. हेक्सोज शुगर मतलब उसमें 6 कार्बन एटम होंगे, मतलब उसमें 6 कार्बन एटम होंगे, 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम. वो क्या हुआ? हेक्सोज शुगर. वो क्या हुआ? हेक्सोज शुगर. अच्छा, अब जरा इधर आते हैं, जरा इधर आते हैं.
अब इधर बताते हैं अपना अगला पार्ट जो कि है कीटोज शुगर, जो कि है कीटोज शुगर। कीटोज शुगर, एल्डोज शुगर बता दिया, कीटोज शुगर। कीटोज शुगर क्या होती है? जिनके पास फ्री होता है कीटोनिक ग्रुप, वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि फ्री हो। कीटोनिक ग्रुप मतलब सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप इधर फ्री होता है, इसे कहते हैं कीटोनिक ग्रुप। अच्छा, अब इस शुगर को हम कहते हैं पेंटोज शुगर, इसे कहते हैं पेंटोज शुगर, इसे कहते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब इनके पास 5 कार्बन एटम होते हैं, 5 कार्बन एटम होते हैं। अच्छा, अब एनसीईआरटी में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं फिलहाल दो ही एग्जाम्पल दे देता हूं। इधर एक बता देते हैं ग्लूकोज ना, इधर ग्लूकोज क्या है? एक 6 कार्बन एटम है, सबको पता है इसका फॉर्मूला C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज। और फिर आता है इसमें एक और दे देते हैं, चलो राइबोस, और एक और चलो दे ही देते हैं तुम्हारे लिए ही एरिथ्रोज। ये सब क्या है? एरिथ्रोज, ग्लूकोज, राइबोस, ये सब क्या है? ये है एल्डिहाइडिक या एल्डोज शुगर। अब इधर बताते हैं एग्जांपल, इसमें क्या है? ग्लूकोज की जगह मैं लिख देता हूं फ्रक्टोज, फिर लिख के देख देते हैं आगे क्या है, पॉलीसैकेराइड आ गए, ठीक है, फ्रक्टोज। और क्या लिख सकते हैं? राइबुलोज, ये ऊलोज जो आता है ना, राइबुलोज। और एरिथ्रोलोज, एरिथ्रोलोज, ये ऊलोज जिसमें आता है वो सारी कीटोनिक या कीटोज शुगर है, और जिसमें ओज आता है, ऊलोज नहीं ओज आता है, वो एल्डोज शुगर है, एल्डोज, ओज, ग्लूकोज, राइबोज वगैरह वगैरह। जो इनके स्ट्रक्चर हैं वो आपको जो है केमिस्ट्री में तो दिख ही जाएंगे। अगर चाहते हो मैं कोई स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं इधर ग्लूकोज का बना देता हूं। यहाँ ओ होता है ऐसे ऐसे ये होता है स्ट्रक्चर, ये इधर होता है CH2OH, इधर होता है H, इधर होता है H, इधर होता है OH, इधर होता है H, इधर होता है OH, ऊपर होता है इसमें यहाँ OH, इधर होता है H, इधर होता है OH, और ऊपर होता है H। ये होता है स्ट्रक्चर। आई नो नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर से हटा ही देता हूँ। एक काम करते हैं, पेंसिल निकालते हैं ये वाली, और ऊपर बनाते हैं, इधर बनाते हैं। ये देखो, ये होता है स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। तो यहाँ लाइट पे दिखता भी नहीं मेरे को, इधर बना देते हैं। यहाँ ये देखो, ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा। ऊपर होता है CH2OH, H, इधर होता है OH, इधर होता है H, इधर होता है H, इधर होता है OH, इधर होता है H, इधर होता है OH, इधर होता है H, इधर होता है OH। अब जरा इधर काउंट करते हैं कार्बन एटम, है ना, इधर काउंट करते हैं कार्बन एटम। तो इसमें यहाँ एक कार्बन होगा, यहाँ एक कार्बन होगा, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6, 6 H काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 H12। O काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, O6। ये रहा हमारे पास ग्लूकोज। अच्छा, अब अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली होगी तो आपको पता चल गया होगा, इसे कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, इसे कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अब ये अल्फा डी, बीटा डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो वो आपको केमिस्ट्री में ही समझ में आएगा। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स और फिर स्टार्च, सेल्यूलोज वगैरह, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स भी दो तरह के हैं, पहला है, दूसरा है। पहला है होमोपॉलीसैकेराइड, पहला है होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड। और अगला है हेट्रोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड,
हेट्रोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड मतलब, अब लेट सपोज मैं एक बात बोलूं कि अगर इसमें यहाँ सर्कुलर चेन है तो इसके आगे जितनी भी चेन जुड़ रही है पॉलीसेकेराइड की वो सारी सर्कुलर है, मतलब कंस्टिट्यूट ऑफ सेम यूनिट, कंस्टिट्यूट ऑफ सेम यूनिट, सेम कार्बोहाइड्रेट यूनिट, सेम कार्बोहाइड्रेट यूनिट, कार्बोहाइड्रेट यूनिट, सेम कार्बोहाइड्रेट की उसमें यूनिट है, सेम कार्बोहाइड्रेट की उसमें यूनिट है, तो वो होता है हमारा होमोसेकेराइड्स। अच्छा, अब हेट्रो कैसा होता है? अब हेट्रो कैसा होता है, लाइक वैसे मैंने वहां जैसे बताया कि एक सर्कुलर, लेट सपोज सर्कुलर से शुरू हुई, फिर ट्रायंगुलर आ गई, फिर स्क्वायर आ गई, फिर ट्रायंगुलर, फिर ये एक और स्क्वायर आ गई, फिर सर्कुलर आ गई, फिर ट्रायंगुलर आ गई, फिर स्क्वायर आ गई, फिर सर्कल 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 की चली, और फिर एकदम से ट्रायंगल 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 की शुरू हो गई। तो ये देखो डिफरेंट यूनिट है ना, कंस्टिट्यूट ऑफ डिफरेंट यूनिट, constitute of constitute of different unit, constitute of different unit, constitute of different unit, different carbohydrate unit, different carbohydrate unit। यहां पर ये भी हो गया। अच्छा, अब इसमें सेम यूनिट, अब सेम यूनिट के एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं, सेम यूनिट के हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं वो आपको बताते हैं। इधर इससे नहीं, इससे लिखते हैं एग्जांपल, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज स्टार्च, सेल्यूलोज स्टार्च एटसेट्रा। और जिसमें डिफरेंट है वो है हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, और है साथ में हेमी सेल्यूलोस एटसेट्रा, हेमी सेल्यूलोस, हेमी सेल्यूलोस। अच्छा, ये हमारे पास दो दो एग्जांपल मैंने जो हैं इन दोनों के ही दे दिए, होमोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब बात करते हैं जरा होमोपॉलीसेकेराइड में स्टार्च और सेल्यूलोस की। तो इधर बात करते हैं जरा स्टार्च की, इधर बात करते हैं जरा स्टार्च की। तो स्टार्च में क्या है, स्टार्च है दो तरीके का, स्टार्च दिखता है दो तरीके का, दो तरीके कौन से, अमाइलोज, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये दो तरीके से स्टार्च जो है वो दिखता है। अब ये अमाइलोज क्या है, अमाइलोज है अनब्रांच्ड, ये आपको याद रखना है, अमाइलोज है अनब्रांच्ड, और अमाइलोपेक्टिन है ब्रांच्ड, अमाइलोपेक्टिन है ब्रांच्ड, अमाइलोज है अनब्रांच्ड, अमाइलोपेक्टिन है अनब्रांच्ड। और ये अमाइलोज बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का, और अमाइलोपेक्टिन बना होता है बीटा डी ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज का। अब ये अल्फा और बीटा कैसे है ये आपको केमिस्ट्री बताएगी, अल्फा और बीटा कैसे है ये आपको केमिस्ट्री बता ही देगी। इधर से थोड़ा सा जरा वो डी वाले उसमें दिक्कत आई, तो वहां पर जो है मैंने जब ऐसे लिखा इधर भी ऐसे लिख देते हैं, बीटा डी ग्लूकोज। ये आपको इतना ही स्टार्च और उसके बारे में पढ़ना है ना। अच्छा, ये और ये रुको इधर नहीं, ऐसे नहीं, ये जो है ये 85% ऑफ स्टार्च होता है, ये 85% ऑफ स्टार्च है। अच्छा, अब 85 के बाद कितने बच गए, 95, 10 और 15, तो 15% स्टार्च का ये होता है, 15% स्टार्च का ये होता है, ये है हमारे पास स्टार्च। अच्छा, स्टार्च के बाद क्या है, सेल्यूलोस, सेल्यूलोस, सेल्यूलोस क्या है, फाउंड इन प्लांट, फाउंड इन प्लांट, प्लांट्स ओनली, सिर्फ प्लांट्स में होता है। और इसके बारे में एक और पॉइंट, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म, नहीं मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल इन प्लांट, ऑर्गेनिक मटेरियल इन प्लांट्स, सबसे ज्यादा मात्रा में और प्लांट्स में यही मिलता है ऑर्गेनिक मटेरियल इन
प्लांट्स। अच्छा, अब सर ये कोने वाली जगह क्यों छूट गई, ये कोने वाली जगह क्यों छूट गई, अब बताते हैं। जरा इन दोनों में कंपैरिजन बताते हैं आपको, इन दोनों में कंपैरिजन। तो इसमें जो होता है स्टार्च में, स्टार्च के अंदर क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है स्टार्च में, हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये जो सेल्यूलोज है, ये जो सेल्यूलोस है, इसमें ये चीज एब्सेंट होती है। क्या चीज एब्सेंट होती है पता है ना, इधर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। तो इधर आते हैं, जरा बताते हैं स्टार्च को, जरा बताते हैं स्टार्च को। ड्यू टू हेलिकल स्ट्रक्चर, ड्यू टू हेलिकल स्ट्रक्चर, ये अपने हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से क्या कर सकता है, कैन होल्ड I2 इन इट, ये अपने अंदर I2 को, मतलब आयोडीन को होल्ड कर सकता है। I2 यानी आयोडीन को होल्ड कर सकता है। ये लाइन टेढ़ी जा रही है, हाँ टेढ़ी जा रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो सेल्यूलोस है, जो सेल्यूलोस है, सेल्यूलोस ड्यू टू एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर, ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर, it cannot hold I2, it cannot hold I2, ये I2 को होल्ड नहीं कर सकता, ये I2 को होल्ड कर सकता है, ये I2 को होल्ड नहीं कर सकता। ये स्टार्च और सेलुलोज का एक छोटा सा कंपैरिजन। अब आता है हमारे पास ग्लाइकोजन, वो वहां पहले मैंने ग्लाइकोजन लिख दिया था ना, वहां ग्लाइकोजन नहीं है, ग्लाइकोजन इधर है। तो उधर क्या था, मैं वापस भूल गया, उधर क्या था, दिमाग से निकल जाता है कभी कभी, ग्लाइसरोल था, ओके, फैटी एसिड होता है स्टिरोल, ओके। ग्लाइकोजन इसे कहते हैं, हिप हॉप नहीं, ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। जैसे स्टार्च होता है बिल्कुल ऐसे ही इसका भी स्ट्रक्चर होता है। मतलब यार सर आपने बताया था कि स्ट्रक्चर स्टार्च तो दो तरीके का होता है, अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन, ये कौन सा तरीका है, इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन से मिलता हुआ होता है, अमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता इसका स्ट्रक्चर होता है, अमाइलोपेक्टिन से मिलता हुआ इसका स्ट्रक्चर होता है। ग्लाइकोजन के बारे में भी आपको यही सब दिया हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद बताते हैं सम इंपॉर्टेंट शुगर्स, सम इंपॉर्टेंट शुगर्स। तो सम इंपॉर्टेंट शुगर्स क्या है, सम इंपॉर्टेंट शुगर्स जैसे हमारे पास है स्वीटेस्ट शुगर, स्वीटेस्ट शुगर, और टेबल शुगर, टेबल शुगर, फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर, टेबल शुगर, और कौन सी है, स्वीटेस्ट शुगर है, टेबल शुगर है, ब्लड है, हाँ ब्लड भी आएगा, टेबल है, ब्लड है, फ्रूट है, ब्रेन है, और मिल्क है। ये है हमारे पास, और केन शुगर, और केन शुगर। हाँ, तो स्वीटेस्ट शुगर जो होती है वो होती है फ्रक्टोज, वो होती है फ्रक्टोज, और वही सेम फ्रूट्स में भी प्रेजेंट होती है। ये आपको इससे याद हो जाएगी, अगर पेपर में आए कि स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है और वो और कहाँ प्रेजेंट होती है, तो बताना फ्रक्टोज है, कहाँ प्रेजेंट होती है, फ्रूट्स में होती है। टेबल शुगर और केन शुगर क्या है, टेबल शुगर है सुक्रोज, टेबल शुगर है सुक्रोज। अच्छा, सुक्रोज क्या है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, ये तो पता चल गया होगा, ये है नॉन रिड्यूसिंग। सुक्रोज ही केन शुगर होती है, मतलब जो गन्नों में मिलती है। अच्छा, ब्लड, ब्लड की बात करते हैं। अपने खून में क्या दौड़ता है, ग्लूकोज दौड़ता है, हाँ ग्लूकोज ही तो दौड़ता है। और सबसे बेसिक एग्जांपल, मिल्क कौन सा होता है, लैक्टोज का होता है ना, लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं बच्चे कुछ,
जो मिल्क को नहीं पचा पाते, क्यों नहीं पचा पाते? क्योंकि मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है और वो उसी से इंटॉलरेंट है, उसकी बॉडी उसे टॉलरेट नहीं कर सकती अपने अंदर। अब आता है कि सबसे अलग ब्रेन के अंदर गैलेक्टोज होता है, ब्रेन के अंदर गैलेक्टोज होता है, ब्रेन के अंदर गैलेक्टोज होता है। अच्छा, अब बात करते हैं एंड बॉन्ड्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं बॉन्ड्स की, है ना। तो जो कार्ब्स होते हैं वो जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से नहीं, सॉरी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। इधर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं है, इधर आएंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स से जुड़े होते हैं कार्ब्स। प्रोटीन्स जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, प्रोटीन्स जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड्स से, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है कोलेजन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या है? वो है कोलेजन। कोलेजन, कोलेजन के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर भी, तो वही कोलेजन सबसे अबंडेंट प्रोटीन है होल उसमें, मतलब होल एनवायरनमेंट में, होल बायोस्फीयर में, और ये एनसीईआरटी में गिवन भी है। ये कुछ जनरल नॉलेज का सामान था हमारे पास, ये कुछ जनरल नॉलेज का सवाल है हमारे पास, जो बेसिकली 1 मार्क क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स या मैच द फॉलोइंग या फिर टिक द करेक्ट के वे में पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं। तो यही सब जो है हमारे पास है जो कार्बोहाइड्रेट्स में था, और आज हमने लिपिड्स भी जाने और कार्बोहाइड्रेट्स भी जाने। सिर्फ इसका आखिरी पोर्शन हमारे पास बच रहा है, वो है इसके एंजाइम्स, एंजाइमेटिक एक्शन, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ये सिर्फ चीजें जो है बच रही है, और कैटालिसिस। तो ये 2-3 चीजें जो है टॉपिक्स बच रहे हैं, ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर अप कर देंगे, और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।